अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉर्क। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था और उसमें मैंने आपको बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल जो है वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाएगा। तो वो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टॉर्क। ये एक एग्जांपल है क्रॉस प्रोडक्ट की। तो सबसे पहले हम करते हैं इसकी डेफिनेशन में देखिएगा कि द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस इन अ बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड टॉर्क। तो किसी भी बॉडी के अंदर जो टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है उसके एक्सिस के गिर्द, उसे हम नाम देते हैं टॉर्क का। मैथमेटिकली हम टॉर्क को लिखेंगे टॉ, इसे बोलते हैं टॉ इज इक्वल टू आर कॉस एफ। ठीक है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट आर्म एंड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो ये दूसरी डेफिनेशन भी बन सकती है कि मूवमेंट आर्म का और फोर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा इसे हम नाम देंगे टॉर्क का। मूवमेंट आर्म क्या होता है? मूवमेंट आर्म होता है कि पिवट पॉइंट से लेकर, ये हमारे पास एक पिवट पॉइंट है जहाँ पे बॉडी ने रोटेट करना होता है, वहाँ से लेकर वो पॉइंट जहाँ पे हमने फोर्स को अप्लाई करना है। तो पिवट पॉइंट से लेकर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का जो फासला होगा उसे हम नाम देंगे मूवमेंट आर्म का। द डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पिवट पॉइंट एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मूवमेंट आर्म। तो जो डायरेक्शन होती है मूवमेंट आर्म, जो डायरेक्शन होती है टॉर्क की, वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं बाय राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल क्या है कि सबसे पहले जो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं इनकी टेल को आपस में मिलाएं। इन टेल के मिलाने से ये दो वेक्टर हैं हमारे पास, एक आर और एक एफ। ये इनकी टेल को हमने आपस में मिलाया, तो इनकी टेल को मिलाने से यहाँ पर हमारे पास एक प्लेन बना, जो आर और एफ ने प्लेन बनाया है। जो टॉर्क होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। जिस तरह से आपको ये नज़र भी आ रहा है कि आर और एफ ने मिलकर एक प्लेन बनाया है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर ये जो लाइन है ये डायरेक्शन हमें बताएगी टॉर्क के बारे में। तो टॉर्क जो होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा आर और एफ ने, जो आर और एफ की जो टेल है इन दोनों ने जो मिलकर एक प्लेन बनाया है इसके हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब इसकी अगर डायरेक्शन फाइंड करनी है तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। राइट हैंड रूल हम कैसे यूज़ करेंगे कि हम आर के ऊपर जो है वो अपना हाथ रखेंगे इस तरह से और इसे कर्ल करेंगे एफ की तरफ। तो ये आर, ये इस तरह से आर आ गया, इसे हम एफ की तरफ कर्ल करेंगे। तो ये जो थंब है ये हमें बताएगा उसकी डायरेक्शन के बारे में। तो लास्ट टाइम भी हमने इसके ऊपर बात की थी कि अगर हमारे पास ये आर है, ये आर की डायरेक्शन है और ये हमारे पास एफ की डायरेक्शन है, ठीक है, तो हम आर के ऊपर जो है वो हाथ रखेंगे और एफ की तरफ इसे रोटेट करेंगे। तो ये जो थंब है ये शो करेगा टॉर्क की डायरेक्शन को। तो राइट हैंड रूल की मदद से हम लोग इसकी डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। उसके बाद टॉर्क जो है ये मैक्सिमम हो सकता है, ये मिनिमम हो सकता है, मतलब ज़ीरो हो सकता है। कि जब हमारे पास एंगल 90 डिग्री होगा तब साइन 90 की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, टॉर्क हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगा। और जब हमारे पास एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा, साइन 0 डिग्री 180 दोनों ही 0 के बराबर होते हैं। मतलब जब आर के पैरेलल हो जाएगी फोर्स इज पैरेलल टू दी आर, तब हमारे पास एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। और जब फोर्स आर के एंटी पैरेलल हो जाएगी तब हमारे पास जो एंगल है वो 180 हो जाएगा। तब भी हमारे पास जो टॉर्क है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है टॉर्क ऑफ अ रिजिड बॉडी। तो हमने किसी भी रिजिड बॉडी का जो है वो टॉर्क निकालना है। तो रिजिड बॉडी क्या होती है कि वो बॉडी जिसके ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो फोर्स अप्लाई करने के नतीजे में उसकी शेप में चेंज ना आए। द बॉडी हुज शेप डज नॉट चेंज बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स। तो किसी भी बॉडी के ऊपर जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, उस एक्सटर्नल फोर्स लगाने के नतीजे में उसकी शेप में कोई भी चेंज ना आए, तो उसको हम नाम देते हैं रिजिड बॉडी का। तो ये सपोज करें हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। इस रिजिड बॉडी का ये पिवट पॉइंट ओ, इस पिवट पॉइंट से यहाँ तक का फासला P, जहाँ पे हमने फोर्स लगानी है, ये फासला हम कहते हैं मूवमेंट आर्म को, और इसको हमने डिनोट किया है आर के साथ। अब इस पॉइंट के ऊपर हमने ये फोर्स लगाई है। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक फोर्स का कंपोनेंट होगा अलोंग द एक्स डायरेक्शन और एक इसका कंपोनेंट होगा अलोंग द वाई डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन जो है वो देखें बिल्कुल सिमिलर है, सेम डायरेक्शन में है जो आर की डायरेक्शन में है।
तो जब आर की और एफ की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, मतलब एक्स कंपोनेंट और आर दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, इनके दरमियान में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, और जब एंगल 0 डिग्री होगा तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास किसी किस्म का कोई भी टॉर्क पैदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये देखें ये वाई डायरेक्शन में लग रही है, तो वाई डायरेक्शन में जो टॉर्क है वो हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि इनके दरमियान में जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एफ का जो इफेक्टिव कंपोनेंट है वो है हमारे पास वाई डायरेक्शन में। तो जब हम इसको टॉर्क को लिखेंगे तो हम लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ वाई, और वाई कंपोनेंट जो होता है इसको हम लिखते हैं आर एफ साइन थीटा। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग यही वाला काम कंपोनेंट बना के, आर के कंपोनेंट बना के भी कर सकते हैं कि आर के हम 2 कंपोनेंट बना लिए, तो आर के 2 कंपोनेंट बनाएंगे, उस कंडीशन में भी हमारे पास जो है वो फोर्स वही वाली अप्लाई होगी जो कंपोनेंट हमारे पास वाई डायरेक्शन में होगा। तो इस कंडीशन में हम लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा, और ये इज इक्वल टू आ जाएगा आर एफ साइन थीटा। तो अगर आप लोग एफ के कंपोनेंट बनाते हैं तब हमारे पास आएगा आर एफ वाई, और अगर आप आर के कंपोनेंट बनाते हैं तब हमारे पास आएगा एफ आर साइन थीटा। तो साइन थीटा जो है ये हमारे पास आर का जो है वो वाई कंपोनेंट आएगा। इसके बाद टॉर्क के जो यूनिट हैं वो यूनिट होते हैं न्यूटन मीटर, मूवमेंट आर्म का यूनिट मीटर, और फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन आ गया हमारे पास। ठीक है जी, और इसके बाद टॉर्क की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो टॉर्क की प्रॉपर्टीज़ क्या है कि जब भी किसी बॉडी के अंदर टॉर्क पैदा होता है तो उसका मतलब है कि उसके अंदर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क 0 लग रहा है तो उसका मतलब है कि उसकी बॉडी के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 होगा। इसके अलावा कि जब भी बॉडी के अंदर हम लोग टर्न पैदा करवाएंगे, फोर्स लगाएंगे, उस फोर्स को हम लोग हमेशा टॉर्क की जो टॉर्क का नाम हम देंगे। लीनियर में जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं फोर्स का, लीनियर फोर्स का, लेकिन जब हम बॉडी को टर्न करवाते हैं तो उस फोर्स को हम नाम देते हैं टॉर्क का। टॉर्क जो है वो एक्चुअल में हमारे पास जो एंगुलर फोर्स लगती है उसको हम नाम देते हैं टॉर्क का। इसके अलावा अगर टॉर्क जो है वो एंटी क्लॉकवाइज पैदा होता है तो इसको हम पॉजिटिव बोलेंगे, और अगर टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज पैदा होता है तो इसे हम नाम देंगे टॉर्क जो है एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव होगा, और अगर क्लॉकवाइज होगा तो टॉर्क हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ तक जो है वो हमारा टॉपिक खत्म हो गया टॉर्क का। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट पे लेक्चर करेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम का। अल्लाह हाफिज़।